ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए लेते हैं अगला सवाल। पूछिए आप अपना सवाल। मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर सुदर्शन घोष जी से कि कानून बन जाने के बाद सरोगेट मदर को हायर किए जाने में प्रायोरिटी भारतीय दंपति की है कि विदेशी दंपति की है? प्रायोरिटी इंडियन का ही है। हम लोग इधर में है, हम लोग जानते हैं, हाँ हम लोग लोकल आदमी है तो हमको ही प्रायोरिटी है। बाहर के कितना आदमी आते हैं? हमारा सेंटर में मतलब? साल में हजारों आदमी सेंटर से है तो 10 आदमी बाहर से आते हैं। आप ये श्योर करते हैं कि बाहर के लोगों को नहीं मिलेगी, हिंदुस्तानियों को प्रायोरिटी पहले मिलेगी? ये कोई बात नहीं, ये प्रायोरिटी की बात ही है नहीं कुछ। डॉक्टर साहब, इस कानून के अंदर ये क्लियर है कि सिर्फ इंडियन को ही सरोगेसी बनने का अधिकार है, बाहर के लिए अधिकार नहीं है। ये बनने नहीं, हायर करने के लिए। यस, बाहर की लेडी कोई भी हिंदुस्तान में आके सरोगेट नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। इंडियन भी होगा। इंडस्ट्री को समझते हैं, ये समझ पाएंगे कि हायर बिडर को मिलेगी प्रायोरिटी। मतलब मान लीजिए कोई दंपति सरोगेट माँ चाहते हैं, वहाँ विदेशी भी है, भारतीय दंपति भी है, तो प्रायोरिटी किसे देंगे? विदेशी दंपति को या भारतीय दंपति? ज्यादा पैसे देगा। किसका प्रायोरिटी बहुत सरोगेट माँ मिलने की। जी सर। सरोगेट माँ बनने के लिए तो वो तो सर माँ बनना नहीं, माँ लेना। माने ये डिपेंड करेगा की खरीद। हाँ, वो डिपेंड करेगा जो ART बैंक जो सरोगेट मदर हायर कराने के लिए दे रही है इनफर्टाइल कपल के लिए, कि वो किस तरह से उसको मैनेज कर रही है। क्योंकि ये काम तो IVF क्लिनिक के हाथ में तो इस बिल के बाद में रहेगा नहीं। इसके बाद इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें, टेक्निकल इश्यू जो नहीं आ रहे हैं, हम इसको जो इसमें जो गड़बड़ियां हो रही हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो IVF सेंटर पर हो रही है। इसीलिए हमने ये जो हायरिंग ऑफ IVF है, जो सरोगेट मदर है, हायरिंग ऑफ द डोनर है, इनको सबको IVF क्लिनिक से हटा दिया, इसको ART बैंक पर डाल दिया। क्या कहना चाह रहे हैं लोग जी? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं आपका बड़ा जायज सवाल है। आज से हम 3-4 साल पहले की बात करें, जब सरोगेसी लाइमलाइट में आ रहा था, तब फॉरेन कपल्स आते थे। इंडियन कपल्स इतने एफर्ट नहीं करते थे, और क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं था तो इंडियन फैमिली सरोगेसी हो जाता था कि बच्चा नहीं हो रहा तो सिस्टर आ गई सरोगेट बन गई, भाभी आ गई सरोगेट बन गई, मदर आ गई सरोगेट बन गई। ये सब खूब हुआ है और आज भी हो रहा है। लॉ में भी प्रावधान है कि अगर सेम जनरेशन कर रही है कि सिस्टर को बेबी नहीं है तो सिस्टर आ गई जिनको ऑलरेडी बेबी है तो अपनी सिस्टर का हेल्प करने। जैसे पहले होता था कि फैमिली एडॉप्शन हो जाता था। अब जो टाइम आ गया है, जब देखा है कि कुछ कमियां आ रही हैं, कुछ जो कपल फॉरेन से आते हैं उनको दिक्कत आती है बेबी ले जाने में, जैसे डॉक्टर शर्मा ने बताया कि एक प्रावधान है कि कोई भी फॉरेन का कपल आ रहा है अगर इंडिया में तो उनको एक सर्टिफिकेट लाना है अपने वहां से, ताकि जब बच्चा डिलीवर हो जाएगा उनको उस बच्चे को ले जाने में दिक्कत ना आए। तो अभी इंडिया में जो आज स्टेटस है, आज हमारे अगर आप दिमाग से चलें तो हम इंडियन पेशेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बिल्कुल। अगला एक सवाल मेरा क्वेश्चन आर एस शर्मा जी से है। सरोगेसी में विदेशियों को एक लोकल गार्जियन रखना होगा, लेकिन अगर वो फॉरेन कपल वापस नहीं आते हैं तो उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बिल के अंदर प्रोविजन रखा गया है कि कोई भी बच्चा जो फॉरेन कपल के द्वारा सरोगेसी के द्वारा हिंदुस्तान में पैदा होगा उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। तो 1 महीने तक वो बच्चा लोकल गार्जियन के पास रहेगा। 1 महीने के अंदर अंदर अगर वो फॉरेन कपल वापस नहीं आता है तो वो लोकल गार्जियन उस बच्चे को एडॉप्शन एजेंसी को देगी और तब उस बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ये इसके अंदर प्रोविजन है। ओके। अगला एक सवाल मेरा क्वेश्चन डॉक्टर पुनीत जी से है। बहुत से लोगों का मानना है कि जो कारोबार कानून नहीं होने की वजह से हो रहे हैं, भविष्य में उसे कानूनी मान्यता मिल पाएगी? बिल्कुल, यही हमारी एलर्ज है। ये कानून जो है वो रेगुलेशन के लिए होना चाहिए। एक तो इसमें सारा पनिशमेंट का जो क्लॉज है वो बहुत ही माइल्ड और नेग्लिजिबल है, जो फ्रॉड का है वो बहुत ज्यादा है। तो ये ना सिर्फ what it is giving is it's giving legal sanction to things which are unethical, unmedical and illegal. इसी का यही पर्पस लगता है। और जो 100 साल पहले शॉ ने लिखा था अपनी किताब डॉक्टर जिलेना में कि प्राइवेट मेडिसिन वर्क्स नॉट ऑन नीड but on demand, and demand can be created and demand will be created, and which is exactly artificial reproductive technology जो ART का ओरिजिनल नाम था, जिसको सवार सुधार के असिस्टेड बना दिया गया। लेकिन आर्ट का एक्चुअल फॉर्म आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज था। इनका पर्पज ही था डिमांड में, पहले मार्केट में एक डिमांड क्रिएट करी जाए, फिर उसमें से प्रॉफिट लिया जाए, और वो डिमांड क्रिएट की जा रही है इस लॉ के। अगला एक सवाल जी, मेरा सवाल डॉक्टर शर्मा से है कि यहाँ पे साइंस तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट भी हो रही है, लेकिन क्या इन सभी में माँ की भावनाओं को ध्यान में रखा गया? क्योंकि जो बच्चे दूसरी माँ के आए हैं वो एक तरह से एडॉप्टेशन की जो बात इसमें हो रही है, उसमें क्या वो माँ
अपने बच्चे की तरह उस बच्चे को प्यार दे पाएगी, और वो बच्चा भी क्या अपनी माँ के जैसा उसको प्यार पा पाएगा उस माँ से? जैसे इसमें जैसे एडॉप्शन का है, तो इस बिल के अंदर भी हमने ये प्रोविजन रखा है कि हर आईवीएफ क्लिनिक के पास में काउंसलर होना चाहिए, और वो ये पहले इनफर्टाइल कपल को बताया कि देखिए एक एडॉप्शन आपका प्रोविजन है, और सबसे पहले उनको यही कहा गया कि वो अडॉप्ट करें। लेकिन बहुत से ऐसे इनफर्टाइल कपल आते हैं कि वो एडॉप्शन नहीं चाहते, तो उनके लिए फिर अगर वो चाहते हैं कि इसमें जाया जाए तो सर्टेनली उनको आईवीएफ के लिए जाना पड़ेगा। जहां तक सवाल आया मदर की भावनाओं का, तो अगर सरोगेसी के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ और उसको वो अपनी भावनाएं नहीं दे पा रही, तो मेरे समझ से तो उस माँ को सरोगेसी एग्रीमेंट के लिए जाना ही नहीं चाहिए। अगला एक सवाल पूछिए। मेरा सवाल नुमानी जी से है। बहुत से लोगों की ये चिंता है कि बाल अधिकारों की सुरक्षा कैसे की जाएगी? देखिए, इस एक्ट में दिखाने को बाल सुरक्षा के लिए तमाम प्रोविजन लाए गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें तो जैसे कि अब जैसे वार्ड और चाइल्ड एक्ट है, उसमें उसके हिसाब से प्रोविजन है कि कोई भी आदमी किसी बच्ची को गोद नहीं ले सकता अगर बीवी उसके साथ नहीं है, कोई लेडी उसके साथ नहीं है। प्रोविजन तो दुनिया भर के इसमें जरूर शामिल किए गए हैं। देखने में लगता है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सारा इंतजाम किया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली जो इस एक्ट को आप ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ ये लगता है, जैसे डॉक्टर साहब ने इस बात को कही, कि टोटल बिजनेस इसमें प्रिवाइल कर रहा है, पैसा कॉमर्स इसमें प्रिवाइल कर रहा है। भारत की जो अपनी सभ्यता है, जो गरीबी उसकी है, पिछड़ा हुआ समाज है, उनके बच्चों या उनकी महिलाओं की देखभाल करने के लिए या कैसे उसका प्रोत्साहन हो सके, कोई भी साधन इस एक्ट में नहीं किया गया। अगला एक सवाल पूछे। नुमानी जी से है, क्या ये हमारे मूल्य और हमारी सभ्यता को भी कम सितनाच करता है? आई वॉन्टेड टू हैव दिस क्वेश्चन। देखिए, ये जो सरोगेसी एक्ट, सरोगेसी सिस्टम, सरोगेसी पेशा, इसको इस एक्ट के द्वारा अभी सिर्फ ये दिया गया है कि भारत में जो लेस्बियन होंगे वो और जो गे होंगे, इन सबों को अभी परमिशन नहीं दिया गया है सरोगेसी मदर को हायर करने का। लेकिन एक केस इसमें हुआ कि इसराइल का एक गे है, बॉम्बे की एक लेडी, उसके कोक को उन्होंने अडॉप्ट किया और ये हुआ। आपने जो बात कही है, ये टोटल सिस्टम हमारी सभ्यता के बिल्कुल अलग थलग है। मैं नहीं समझ सकता कानूनी एतबार से कि अल्टीमेटली जो सिस्टम ये अडॉप्ट किया है, टेक्नोलॉजी साइंस अगर सब अडॉप्ट कर ले या सब डेवलप करे तो हम ये कहें हम भी डेवलप करें, वो उससे कोई काम नहीं बनता है। इसलिए कि भारत की सभ्यता के हिसाब से हमने हमेशा गे को और इसके बाद साथ साथ आपके लेस्बियन सिस्टम को हमने बिल्कुल हमेशा इनकार किया और ये कहा कि हमारे भारतीय सभ्यता के हिसाब से नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स या साइंटिस्ट अगर ये चाहते हैं कि माँ की गोद को भरें, तो जैसा कि मैंने आपने शुरू में कहा था, गोद लेके बच्चों को भरा जा सकता है। अगला एक सवाल पूछे। मेरा प्रश्न शर्मा जी से है, अगर कोई सरोगरी कमर्शियल नहीं है तो कोई स्त्री दूसरे का जन्म देने के लिए क्यों नहीं आएगी? नहीं, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है कि कोई भी लेडी दूसरे के बच्चे को क्यों कैरी करेगी। इसमें कॉमर्शियल इंटरेस्ट अगर थोड़ा बहुत है तो ये है, हालांकि कई लेडी ऐसी भी हैं जो कि दूसरे की खुशी को ध्यान में रखते हुए कि अगर वो किसी दूसरे की को भर सकती है और दूसरे को बच्चा पैदा कर सकती है तो वो भी एक लेडी की अपने आप में एक खुशी है। लेकिन हाँ, उसकी जहाँ तक फाइनेंशियल उसका सवाल है तो नेचुरली उसका कुछ उसको फायदा हो रहा है इसमें, इससे डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि आज की तारीख में ये हो रहा है। लेकिन इसको ये कहना कि इसको हम कमर्शलाइज कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि इसके लिए हमने, जैसे मैंने बताया कि हमने लिमिट कर दिया कि कोई भी लेडी 5 बच्चे से ज्यादा प्रेगनेंसी नहीं कर सकती, इंक्लूडिंग हर ओन चिल्ड्रन। तो एक कोई लेडी अगर 1 या 2 सरोगेट एक्ट करती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो उसके हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है और कमर्शलाइजेशन भी करता है। सवाल एक आखिरी सवाल पूछे। मेरा सवाल सुदर्शन घोष जी से है, हमारे भारत में फीमेल हेल्थ इशू एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में 5 बार मां बनना, क्या ये जैसे AIT बिल में कहा गया है, क्या कितना सही है? आपको क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, ये पूरा बिल तो ऐसा आते हैं, इसका ऐसा मत मानिए जो एक बिल जो लॉ होते हैं वो फिक्स लॉ हो जाते हैं, ये तो मॉडिफाई होते चलते हैं। तो अभी 5 बोला है, बाद में 4 भी हो सकते, 3 भी हो सकते हैं। लेकिन बात आपको ये फॉर यू आपको अंडरस्टैंड, जिसको यूट्रस नहीं है उसको तो सरोगेसी बिना कोई बच्चा होने का रास्ता है नहीं। तो अगर कोई लेडी बच्चा चाहे, उसको यूट्रस नहीं है, एक ही रास्ता है, तो सरोगेसी होना ही है। तो इसको जब टेक्नोलॉजी है, वो बच्चा चाहते हैं, उसको फंडामेंटल राइट है, तो इसमें ना करने का कारण नहीं है। आपको जो क्वेश्चन है, जो लॉ बन रहा है, आई एम प्रीटी श्योर एनी लॉ, द लॉयर सेड हियर, एनी लॉ इन दिस कंट्री इट गोज आर मॉडिफाइड। अभी इतना लॉ है,
जितना करप्शन बंद करने का लॉ है, आप लोग सब लोग कागज पढ़ते हैं, करप्शन नहीं हो रहा है क्या? आपको ये लगता है कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा? टेबल पर आने से पहले बिल्कुल। एक अगला एक सवाल, आखिरी सवाल, ये अगले बढ़ते चलेगा सर। आखिरी सवाल पूछिए आप अपना। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता कि पहले ही भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी हुई है, कितने सारे बच्चे रास्तों पे पड़े रहते हैं जिनको घर नहीं मिलता, तो उनको अडॉप्ट करके अपने घर में लाना, फिर संतान सुख भोगना, ये ज्यादा बेटर नहीं है कि सरोगेसी का ये बिजनेस स्टार्ट कर देने से? इज अ गुड क्वेश्चन, लेट मी आंसर यू वन थिंग। every woman, every girl, every individual wants his progeny। आपको जो डीएनए है, आप चाहते हैं जो आपको रेप्लिका हो, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आपका क्वेश्चन सही है। इसका मतलब कोई एक फैमिली, कोई एक कपल 10 बच्चे बनाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है उसका लिए जिसको बच्चा है नहीं उसको अडॉप्शन लेना होगा। किसी को 6 बच्चा होता है, 8 बच्चा होता है, उसके लिए केयर नहीं होता है, इसके लिए गोइंग टू विक्टिमाइज दैट इनफर्टाइल कपल जिसके भी बच्चे नहीं है। एंड ये मान लीजिए जैसे हम लोग इधर बैठे हैं, हम लोग एडल्ट है, आप लोग जितना है 15% इनफर्टाइल होंगे, आपसे 100 में 15 को इनफर्टिलिटी होगा, आपको ART जरूरी होगा, आप बोलोगे इसका हम नहीं लेंगे? सुदर्शन जी, इन तमाम बातों के बाद जो आपने और हमने सबने कर ली, एक आखिरी राय आप सबकी इस मौजू पे कि वर्क कल्चर है जैसा हिंदुस्तान में है, आप और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जो तमाम बातें हैं उसके अलावा किन कोशिशों की जरूरत आप महसूस करते हैं अगर हम सरोगेसी और ART बिल की बात करते हैं? आखिरी में बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। सारी सिविलाइजेशन में जो रूल है वो हम मानते हैं। इंडियन सोसाइटी के ऊपर मेरा पूरा भरोसा है, सिस्टम में पूरा भरोसा है। इसका ऊपर अगर हम लोग जैसे चलते रहेगा, आई बिलीव ये जो लॉ है, हमारा जनता, हमारा पार्लियामेंट, हमारा लॉ इसको मॉडिफाई करेंगे, जैसे हमारा नीड आएंगे ऐसे मॉडिफाई करेंगे। लेट अस ट्रस्ट ऑन आवर ह्यूमन बीइंग, ऑन आवर सोसाइटी। अनुज जी सोचना है कि ये जो ART है ये वरदान है ऐसे लोगों के लिए जो कि एक लाचार हो चुके हैं और अपना बच्चा पाने में असमर्थ हैं, और उनके लिए ये गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट है। शर्मा जी, ART जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं सहमत हूं, एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि इनफर्टाइल कपल के लिए एक वास्तव में वरदान है, लेकिन साथ साथ में इसको रेगुलराइज करने की, इसको कंट्रोल करने की एक गवर्नमेंट की तरफ से पहल बहुत जरूरी है, और ART बिल उसके दिशा में एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। हम वर्क कल्चर वो कर पाएगा हमारा? हाँ, ये भी हमने इसमें दिखाया गया है इस बिल के तहत कि हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था इसलिए, क्योंकि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस बिल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू। हमने, क्योंकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट के अंदर हम इसको कैसे लागू करेंगे, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस रखेंगे, हमें पता है कि PCPNDD एक्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम आया, बाकी दूसरे बिल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आया, क्यों इंप्लीमेंट नहीं हुए, उनके अंदर क्या कानूनी खामियां रह गई थी, उन खामियों को हमने दूर करने की कोशिश की है, और इसलिए हमें विश्वास है कि ऐसा नहीं है कि इस बिल को हम इंप्लीमेंट ढंग से नहीं कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि ये बिल अच्छी तरह से, आपको लगता है और सब बिल से बिल्कुल मुख्तलिफ बिल होगा और ये बहुत नहीं कहता, लेकिन हाँ इंप्रूव होगा काफी। धन्यवाद जी, अंत में वैसे इसमें ये कहना चाहूंगा कि ART बिल, सरोगेसी सिस्टम सिर्फ आंगन में मुस्कान, माँ के खाली गोद में चहकता हुआ चेहरा लाने के लिए और कोई पर्पज नहीं है। अगर यही पर्पज है तो ये इतना महंगा है, इतना डिस्क्रिमिनेटली है कि गरीब लोग और हमारे समाज का 99% हिस्सा इससे लाभान्वित नहीं होंगे। इसलिए वो जो हमारा भारतीय कल्चर है कि जिसके गोद में बच्चा नहीं है, गोद ले लो, गरीब के बच्चे को देखभाल कीजिए और भारत की सभ्यता और कल्चर को प्रोत्साहन कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, ये सबसे अच्छा सिस्टम होगा। पुनीत जी, मुझे लगता है कि जैसे PCPNDT एक्ट उन लोगों ने ड्राफ्ट किया था जिन्होंने फीमेल फीटिसाइड इस देश में शुरू किया, वैसे ही असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल की बजाय इसको परमिशन बिल कह देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो सब कुछ ही ओपन हाउस हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि ART को इसमें कोई कला, आर्ट को वैसे कला कहते हैं, there is no art involved except the art of making money and that is only for the provider। इनका काम है सारा बिजनेस सपने बेच के और पैसा कमाने का है, और ये जो बार बार जो मर्जी कहते हैं, हम भी सुबह से शाम तक उन औरतों को देखते हैं जो एक घर से, एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक जाती हैं। इसमें ये तो बात ही नहीं हो रही कि पैसा खर्च के भी पैसा बच्चा नहीं होता, उनके घर बार लुट जाते हैं, उसके बाद
घर बेच देते हैं, गाड़ी बेच देते हैं, उसके बाद जब बर्बाद हो जाते हैं फिर आते हैं। सो ये हम ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई ये मैथमेटिकल इक्वेशन है कि एग और स्पर्म मिलाओ और बच्चा 9 महीने बाद ले जाओ पैसे देके, इतना आसान नहीं है। इमोशनल स्ट्रेस होता है औरतों पे, और इस बिल के बाद जो भी जैसे औरत कोई डिसाइड करे, ये जैसे रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब है सपोज एक औरत ने कहा 3 लाख रुपए मैं लेके बच्चा कोख में रखती हूँ, सडनली एट द डिलीवरी शी डिसाइड्स कि ये तो अमेरिकन कपल नहीं, ये तो 30 लाख भी देंगे, और वो कहने लग जाए मैं तो 30 दूंगी, नहीं तो मैं बच्चा ही नहीं देती। जो और देश में जिसकी कोख होती है उसको हक होता है रिफ्यूज करने का, वो हक उससे लिया जा रहा है। बच्चा ग्रो कर रहा है, उसके माँ बाप कौन है ये जानने का हक लिया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी परमिशन एक्ट है, इसके ऊपर ओपन हैंड है डॉक्टर्स, गायनोकोलॉजिस्ट और आईवीएफ का इंडस्ट्री को कि वो क्या करे, और बच्चे का और माँ का हक कंप्लीटली छिन जाएगा। इसके कहीं ना कहीं आपको ये बहुत जरूरत महसूस हो रही है कि जो कमियां हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए और उन्हें दूर करने की कोशिश कर व्यावसायिकता से अगर इस एक चीज को दूर कर दिया जाए तो बेहतर होगा। साइंस ने इंसान की बहुत हद तक मदद की और उस मदद ने जहां आसानियां फराहम की वहीं कुछ दुश्वारियां भी सामने आई। भारत में मातृ मृत्यु दर, गर्भावस्था में अच्छी देखरेख और शिशु स्वास्थ्य आज भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एआरटी से संबंधित बिल और इसके लागू होने पर प्राइवेट डॉक्टर और जन्म प्रमाण पत्र के साथ कानूनी अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या और उस पर सही मायने में अमल ही इसे एक व्यापार न बनाकर एक मदद, एक सेवा के रूप में ले तो शायद कुछ हद तक इसको हम परिभाषित कर पाए और सुने घरों में बच्चों की किलकारी गूंजे। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि वो लम्हा कि जब मेरे बच्चे ने मां पुकारा मुझे, वो लम्हा कि जब मेरे बच्चे ने मां पुकारा मुझे, मैं एक शाख से कितना घना दरख्त हुई। मैं अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और इस चर्चा का हिस्सा बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंस का भी शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे सवालों का दौर जारी रखा। आप भी आ सकते हैं अस्मिता में, और कौन से विषय आप देखना चाहते हैं हमें जरूर लिखें। हमारा ईमेल आईडी है asmita.lstv@gmail.com। और इसी के साथ मैं समीना अस्मिता की पूरी टीम के साथ आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।